मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले मेरी सर्विस थी BZU बहुद्दीन शेख यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के 2-3 माह बाद जो मुझे पता चलना शुरू हुआ कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनकी जो पार्ट टाइम टीचिंग एग्जाम्स के बिल्स हैं, जो सुपरविजन के जो टीचर्स के रेम्यूनरेशन उनको जो एक अलाउड होते हैं वो पे नहीं हो रहे। और वो 2021 से ऑनवर्ड वो पेंडिंग है। तो मैंने जब फिर कुछ मालूमात हासिल करना शुरू की तो अब कुछ फिगर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, मोटे मोटे आपके मेन चंक ऑफ जो इनकम है यूनिवर्सिटी का वो उसकी स्टूडेंट से फीसें होती है। HEC की कुछ रेक्टिंग ग्रांट होती है, कुछ एफिलिएशन एग्जामिनेशन से यूनिवर्सिटी की इनकम होती है। जब मैंने उसकी कैलकुलेशन की और यूनिवर्सिटी के एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम तो एक टाइटैनिक पे बैठे हुए हैं विच इज गोइंग टू सिंक वेरी सून। ये हम्म। मुझे रियलाइजेशन लास्ट ईयर अक्टूबर में हो गई। जी। तो ड्राइंग रूम में मैंने ये बात करनी शुरू की कि वी आर हेडिंग टुवर्ड द डेड एंड, तो इसको कोई चीजों को ठीक किया जाए। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उस वक्त बाकी लोगों ने इसको इतनी अहमियत नहीं दी क्योंकि सैलरीज आ रही थी। जी बिल्कुल सही। बल्कि लोगों का अक्सर का ये ख्याल था कि यार सैलरी हमें मिलती रहेगी, सैलरी का कोई मसला नहीं होता, तो ये चीजें आर्जियां ठीक हो जाएंगी। फिर ये हुआ कि 2023 में अप्रैल में जो हमें या 1 अप्रैल को जो सैलरी मिलनी थी वो नहीं मिली। ठीक है। पता चला कि यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं है सैलरी देने के। सही फिर सर। वो यूनिवर्सिटी ने फौरी तौर पे HEC से रब्ता किया। जो एक क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है रैपिंग ग्रांट की वो HEC से जारी करवाई, बैंक से रनिंग फाइनेंस पे लोन लिया, उसको इकट्ठा करके 10 अप्रैल को हमें पे मिली। और अच्छा। उस वक्त आगे ईद उल अजहा आ रही थी, सॉरी बकरी छोटी ईद उल फितर आ रही थी, तो उसकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 17 अप्रैल को पे हो जाएगी। जो 1 मई को होनी थी वो 17 अप्रैल को तनख्वाहें दे दी जाएंगी। तो ठीक सर। वो दो तनख्वाहें एक महीने में हमें इकट्ठी दे दी गई अच्छा सर। जैसे बाकी, लेकिन अपने सोर्सेस नहीं, HEC की ग्रांट से और रनिंग फाइनेंस लेके। तो अब मई गुजर गया, अब जून की फिर पे देने के पैसे नहीं थे यूनिवर्सिटी के पास। और इन द मीन वाइल सिर्फ पे नहीं, जो यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट एक पेट्रोल पंप से एग्रीमेंट है, उससे पेट्रोल है वो बाद में उसको पे करते हैं, तो वो 8 करोड़ की अमाउंट जमा होगी पेट्रोल पंप वाले, अच्छा। खुर्रम पेट्रोलियम है उसकी, तो उसने पेट्रोल देना बंद कर दिया। ठीक सर। वो यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट का भी क्राइसिस आ गया। तो फिर उस वक्त यूनिवर्सिटी ने एक फैसला ये किया कि हम एक स्पेशल समर लगाने जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स की डिग्री फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट हो जाए। जो फॉल सितंबर में स्टार्ट होना था उसके 4th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो, और PhD के MPhil के रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए वो फॉल के बजाय स्पेशल समर सेमेस्टर लगा दिया। तो 12,000 स्टूडेंट्स की फीसें उस वक्त कलेक्ट करनी। अब अच्छा। वो जो 12,000 स्टूडेंट्स की फीसें आई उससे जो 1 जून को और जो 1 जुलाई को 2 महीने की पे का बंदोबस्त हो गया। कुछ बाकी खर्चे हो गए। अब उसके बाद दोबारा फिर जो 1 अगस्त को पे देनी थी फिर उसके पैसे नहीं थे, फिर बैंक से रनिंग फाइनेंस लिया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन शुरू हो गए, नया सेमेस्टर शुरू हो गया, उसकी फीसें आई। तो नवंबर तक का महीना ऐसे तैसे गुजर गया। लेकिन नवंबर के एंड होते ही यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंसेस थे वो भी सारे एंड हो गए। अच्छा सर। अब 1 दिसंबर को जो यूनिवर्सिटी के पास पैसे बचे उन पैसों को कुछ स्टूडेंट्स की कोई फीसों की, कोई एरियर्स थे, कोई HEC की ग्रांट वो ली गई। पहले ग्रेड 8 तक मुकम्मल तनख्वाह दी गई, सबको आधी दी गई। फिर कुछ दिन के बाद ग्रेड 15 तक, फिर ग्रेड 17 तक लोगों को पूरी तनख्वाह दे दी गई। ग्रेड 17 से ऊपर और टीचर्स जो है यूनिवर्सिटी में उनका ग्रेड ही 18 से स्टार्ट होता है लेक्चर, तो टीचर्स और ऑफिसर्स को हाफ पे मिली। अब अकाउंट्स फिर जीरो हैं। अब 1 जो जनवरी, बल्कि जो आज 29 को कल पे तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिल गई, ये पे देने के लिए दोबारा यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं। तो हम्म। अब यूनिवर्सिटी ने दोबारा 22 करोड़ की जो है वो ग्रांट लोन लिया है बैंक से। उस लोन के साथ यूनिवर्सिटी तमाम एम्प्लॉइज को अब 2 तारीख को सुना है कि वो हाफ सैलरी पे करेगी।
यानी कि हमारा एक महीने की हाफ दिसंबर हाफ जनवरी में ये एक महीने का सैलरी का डेफिसिट आ गया। और ये तो है सिर्फ सैलरी। इसके अलावा तकरीबन हर टीचर की अराउंड 500,000 से लेके 2 मिलियन तक अमाउंट स्पेंडिंग है, जो ये 2021 से ऑनवर्ड जो टीचर्स को पे करनी। इसके साथ जो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैं उनके भी पैसे पेंडिंग थे, जो भी 2 माह पहले पे किए गए। इवन के लोगों के 5-5 हज़ार के चेक भी बाउंस होते रहे। तो यूनिवर्सिटी, अच्छा, अब सवाल ये है कि इस हालत तक यूनिवर्सिटी पहुंची कैसे। ये बड़े अहम सवाल है कि उसमें ये इस पे बात करनी है ना कि तनख्वाहें तो चलें वो लोन लेके या किसी तरह आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, लेकिन जी यूनिवर्सिटी आखिर इस हाल में गई कैसे? जी, तो कंटिन्यू करूं मैं जी या जी आप जी, किसी मैं और यही से अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस जी पे रोशनी ज्यादा डालें कि जी यूनिवर्सिटी यहाँ पहुंची इस हाल को कैसे। जी। यूनिवर्सिटी साल को ऐसे पहुंची कि आज से 4 साल पहले यूनिवर्सिटी के पास पैसे सेविंग्स मौजूद थी। एक जीरो सिंगल पैनी का डेफिसिट नहीं था और सेविंग्स यूनिवर्सिटी की मौजूद थी। लेकिन पिछले 4 साल में कुछ इस तरीके से अखराजात किए गए, बेदर्दी से पैसे को खर्च किया गया कि अगर यूनिवर्सिटी 2 रुपए कमा रही थी तो खर्च 3 रुपए किए गए, जिसमें अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो सेल्फ जो इनकम से, अपनी इनकम से प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए। बट अदरवाइज यूनिवर्सिटी एचईसी की ग्रांट से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करती हैं, अपनी इनकम से प्रोजेक्ट्स नहीं करती। तो अपनी इनकम से हैवी प्रोजेक्ट्स किए गए, फिर उसमें करप्शन का एलिमेंट, बहुत ज्यादा पैसे जो है वो लूट मार भी की गई। अच्छा, फिर ये हुआ कि जो यूनिवर्सिटी को एक आर्टिफिशियली ग्रोथ दी गई कि यूनिवर्सिटी की 6 फैकल्टीज के मुकाबले में 14 फैकल्टीज बना दी गई। कोई डिपार्टमेंट जो है वो अराउंड कोई 60 डिपार्टमेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी में, जो अब 136 तक चले गए। इसके साथ साथ अजीबो गरीब किस्म के डायरेक्टोरेट बना दिए गए। इस वक्त कोई ऑलमोस्ट 30 डायरेक्टोरेट्स हैं यूनिवर्सिटी में, जिनमें हर डायरेक्टोरेट का डायरेक्टर है, स्केलेटन स्टाफ है, उसका बजट है। अब मैं एग्जांपल आपको दूंगा, डायरेक्टोरेट ऑफ मॉस्क भी बनाया गया है यूनिवर्सिटी। मूक्स। मॉस्क मस्जिद का, अच्छा। मसाजिद का डायरेक्टोरेट ऑफ मसाजिद। ओ। अच्छा, एक डायरेक्टोरेट ऑफ आउटरीच है, एक डायरेक्टोरेट ऑफ मीडिया फिल्म एंड ड्रामा है, एक डायरेक्टोरेट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट है। तो अब वो इतने डायरेक्टोरेट बना दिए गए, इतना एक्सपेंडिचर को फैला दिया गया। फिर इसी साल एक भावलपुर कल्चरल लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल हुआ, वो 1 हफ्ता जारी रहा। उस फेस्टिवल के लिए बजट में कोई रकम नहीं रखी गई थी, लेकिन उस फेस्टिवल के ऊपर बेतहाशा करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। और वो नहीं। पैसे कैसे खर्च किए गए कि जो डिपार्टमेंट्स के एलोकेटेड बजट थे वो सारे बजट उठा लिए गए। मैं उस वक्त अपने लॉ डिपार्टमेंट का चेयरमैन था, तो मुझे अपने डिपार्टमेंट के बजट में से 1 रुपया खर्च करने को नहीं मिला। 5 लाख रुपए लाइब्रेरी के थे, जब मैंने चेक करवाया तो पता चला वो जीरो हो चुके। कॉन्फ्रेंस के पैसे थे 5 लाख, पता चला वो जीरो हो चुके। तो ऐसे वो बजट जो है वो तमाम उठा के, इवन लाइब्रेरी का बजट भी उठा लिया गया। 78 लाख का लाइब्रेरी का बजट था, वो कोई पैसे खर्च नहीं किए गए। हत्ता के हालत अब ये हो गई है कि एचईसी को जो ऑनलाइन डेटाबेसेस की को पेमेंट यूनिवर्सिटी ने करनी होती है, वो 28 शायद लाख की, या पता नहीं कितने या करोड़ों में वो पेमेंट पेंडिंग है। 2 साल से ऑनलाइन डेटाबेसेस तक एक्सेस नहीं है, पिछले 2 साल से। और मैं हैरान हूं कि हम कर क्या रहे हैं। इसी तरह जीपी फंड जीरो, वो तमाम कंज्यूम कर लिया गया। पेंशन फंड तमाम कंज्यूम कर लिया गया। एफबीआर का 28 करोड़ का डिफॉल्ट है, जो हमारी तनख्वाहों में से बाकी इनकम टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हुआ, वो एफबीआर को पे ही नहीं किया गया। ओ माय उसका 28 गॉड। करोड़ का डिफॉल्ट है। यानी टीचर से अगर मैं वजाहत करूं तो ये है कि टीचर्स की तनख्वाहों में से टैक्स काटा गया जी यूनिवर्सिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने, और जी जी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज नॉट डिपॉजिटेड दैट डिडक्टेड अमाउंट टू एफबीआर। यस तो वो यस, फिर उसका मतलब तो ये हुआ कि हर टीचर जो है वो एफबीआर का डिफॉल्टर हो गया। जी 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 जी, ऐसे ही। ओ माय गुडनेस। अच्छा, जो बेनिवोलेंट फंड है, जो हमारी पे में से हमारे पैसों में से काट के जमा करवाया जाता है, वो बेनिवोलेंट फंड भी ऑलमोस्ट जीरो है।
वो भी अच्छा। सारा कंज्यूम कर लिया गया। जी। ओ माय गॉड। पेंशन देने के लिए यूनिवर्सिटीज एक पेंशन हेड में एक अमाउंट फिक्स करती हैं बैंक में, उसके प्रॉफिट से पेंशन पे की जाती है, वो पेंशन फंड भी सारा कंज्यूम कर लिया इस यानी वक्त। अब मैं मैं साथ साथ जी मजीद इसको एम्फेसाइज करता जाऊं ना सर, कि जी जो पेंशन फंड था रिटायर्ड मुलाजमीन का, दैट जी हैज आल्सो बीन कंज्यूम्ड जी जी तकरीबन। उनकी जी। अब वो पेंशनर्स भी उससे महरूम हो गए कि उनको पेंशन भी नहीं मिल पा रही। वो पेंशन यूनिवर्सिटी अपनी करंट इनकम में से देगी, अदरवाइज पेंशन का बोझ कोई भी इदारा नहीं उठा सकता। उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट बैंक में फिक्स की जाती है, उसके जी इंटरेस्ट से जी, पेंशन पे की जाती एग्जैक्टली exactly। तो वो यूनिवर्सिटी का जो फिक्स्ड अकाउंट था वो भी कंज्यूम है। कर जी दिया गया, वो भी जी जी खत्म जी हो जी, गया। वो भी खत्म हो गया। तो इस वक्त जो ये 30 जून 2023 को जब बजट क्लोज हुआ तो यूनिवर्सिटी की जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज थी जो उस वक्त ऑन रिकॉर्ड आई, वो तकरीबन थी 4 बिलियन के करीब, 4 अरब के करीब। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज मीन के आपका डेफिसिट। अच्छा, उसके बाद जून के बाद भी जो पिछले बिल जो अभी वो ट्रेजर ऑफिस नहीं पहुंचे थे, जब वो ट्रेजर ऑफिस पहुंचे तो यूनिवर्सिटी के ट्रेजर के बकौल के वो टोटल सारा क्यूमुलेट करें तो तकरीबन 6.25 अरब की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज बनती हैं प्रीवियस। ओ। अच्छा, अब उसके बाद अब जो फिर जब ये बजट सिंडिकेट में पेश हुआ तो वहां पे बड़ी डिबेट हुई। एचईसी की डायरेक्टर फाइनेंस वो भी उसमें मौजूद थी, उन्होंने इस पे खासा शोर मचाया। फिर एक कमेटी बनाई गई जिसकी वो मेंबर थी कि वो बजट को ठीक करे। तो उस कमेटी ने जब रिवाइज करके बजट बनाया तो वो बजट बनाया तकरीबन 10 अरब 30 करोड़ का। लेकिन यूनिवर्सिटी की जो एक साल की एस्टिमेटेड इनकम है वो 7 करोड़ 7 अरब है। इसका मतलब कि अब जो 23-24 का बजट है इसमें अराउंड 3 अरब का डेफिसिट होगा, पिछला कोई 6.25 अरब का डेफिसिट। तो नौ 2025 नौ तक अरब रुपए यू मीन के 9 अरब रुपए डेफिसिट में यूनिवर्सिटी चली गई? चली जाएगी बाय द एंड ऑफ जून नेक्स्ट ईयर, अच्छा नेक्स्ट जून। अच्छा। अच्छा, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती है तो जून 2025 में यूनिवर्सिटी का टोटल बजट और डेफिसिट बराबर हो जाए। हम्म। तो इट्स अ स्टोरी ऑफ टोटल कोलैप्स। अच्छा जी, शहबाज साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। राव साहब ने बहुत तफसीली रोशनी डाली है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। मैं कुछ गुजारिशात मजीद आपके सामने रखना चाहता हूँ। अ, हमारा कंसर्न ये तो है कि जो माली क्राइसिस आईयूपी फेस कर रही है और उस क्राइसिस से कैसे निकला जाए, लेकिन साथ ही साथ एक शिकवा भी है, और वो शिकवा इस माशरे से बिलअमूम है। क्या 7 10 रोज से सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन मजाल है कि अरबाब इख्तियार में से किसी के कान पे जू रेंगी हो, किसी को इस बात की फिक्र सताई हो कि ये बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद ये सड़कों पर बैठने पर क्यों मजबूर हुए। ये वो उस्ताद जो वक्त की पाबंदी करते थे, जो क्लास छोड़ने को गुनाह समझते थे, इनको ऐसी क्या उस्ताद आन पड़ी कि उन्होंने क्लासों का बाइकआउट तक किया, बच्चों को पढ़ाने से इनकार किया, और इस सर्दी में अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर चादरें बिछा के बैठे हैं, इमदाद के मुंतजिर हैं, किसी मसीहा की आमद के मुंतजिर हैं। चंद रोज पहले एक वीडियो वायरल हुई, शायद आपकी नजर से गुजरी हो। मैंने एहतजाजन किन्नों की रेडी लगाई और माशरे के शऊर को बेदार करने की कोशिश की कि शायद इन्हें गैरत आ जाए इस माशरे को, शायद अरबाब इख्तियार की सोचने पर मजबूर हो जाए कि पढ़ा लिखा नौजवान जो किसी और प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता था, वो अगर फर्ज करें उसने इस पेशे को अडॉप्ट किया, कुछ डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, और हम उसके इस मकाम पर ले आए हैं कि उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं है, तो फिर उसने उसके पास देखिए हमारे पास रह के ऑप्शंस क्या रह जाती हैं। हमारे पास ऑप्शन ये रह जाती हैं कि या तो हम अपना हाल दिल आपसे बयान कर दें, या फिर ये कि अपने साथ कुछ कर बैठें। शायद अभी हम इतने बुज़दिल नहीं हुए कि उस नहज पर पहुंच सके कि अपना खात्मा कर लें, तो लिहाजा हाल दिल सुनाने आपके पास आ गए, और आप जैसे बहुत सारे दोस्तों की मेहरबानी कि आप हमें कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से जरिया बन रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। जब इदारों पर मसाइल आते हैं तो वो मसाइल साझे होते हैं, और उस इदारे में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को उन मसाइल का बोझ भी उठाना पड़ता है। तो हम इस बात से इनकारी नहीं है कि जो मसला आन पड़ा है हम इसका बोझ नहीं उठाएंगे। हमारा सवाल कुछ और है। हमारा सवाल ये है कि रोड मैप दीजिए कि हम बाहर कैसे निकलेंगे इस क्राइसिस से। राव साहब फरमा रहे थे कि साल के एंड पे 9 10 अरब रुपए के ऊपर हमारी लाइबिलिटीज पहुंच चुकी। तो आप मुझे ये बताइए, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, तमाम मुक़्तदर इदारे
किस वक्त तक और कब तक आईयूबी को फाइनेंस करते रहेंगे और कितना फाइनेंस करते रहेंगे? क्या हम हर साल गवर्नमेंट से 4-5 अरब रुपए डिमांड करें कि 4-5 अरब रुपए झोंका जाए आईयूबी के अंदर ताकि आईयूबी का खसारा पूरा हो, अगले साल वो खसारा फिर उतना हो? तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है इसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। पीआईए की मिसाल पाकिस्तान में मौजूद है, रेलवे पाकिस्तान स्टील मिल्स की मिसाल पाकिस्तान में मौजूद है। तो कितने ऐसे इदारे हैं जिनको हम पीआईए और पाकिस्तान जो है वो स्टील मिल बनाना चाहते हैं? तो इन इदारों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस, कोई मैकेनिज्म, वहां पर कोई कोई एहतसाब का अमल, किसी चीज को तो अल्टीमेटली सेंस को प्रिवेल करना पड़ेगा ताकि एक और इदारा जो है वो पीआईए ना बन सके, एक और इदारा जो है वो स्टील मिल ना बन सके। अब एक वो बयानिया है जो मैं और राव साहब आपके सामने रख रहे हैं। जी इस बयानिए को तकवीत मिलती है उन तमाम रिपोर्ट से जो पिछले 4 साल में गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों ने मुरतब की। कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने, उन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने वो रिपोर्ट मुरतब की और वो रिपोर्ट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। वो रिपोर्ट्स कहाँ पर पेंडिंग हैं, वो उनको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उनको कौन इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा, ये सवालिया निशान है। और ये सवाल हम छोड़ेंगे आपके ऊपर कि आप उन रिपोर्ट्स के ऊपर सवाल उठाइए, पूछिए अरबाब इख्तियार से कि आखिर उन रिपोर्ट्स में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर कर दी जाएगी तो इदारे का कोई नुकसान होगा, या कौन से ऐसे अफराद जिन अफराद की जो करप्शन और नाअहली है वो एक्सपोज होती है उन रिपोर्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन से। एक ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ कर जाएंगे। आपने सवाल किया यहाँ तक पहुंचा क्यों, इसका सवाल का जवाब भी आपको इन रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाएगा, लेकिन साथ ये सवाल का जवाब तलाशना बहुत जरूरी है कि हम बाहर कैसे निकलेंगे इस क्राइसिस से। मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राव साहब ने फरमाया कि जो कमेटी बनी जिसको सिंडिकेट ने भी एंडोर्स किया, जिसमें एचईसी के नुमाइंदे भी शामिल थे, कि 10,500 मिलियन यानी 10 अरब और 30 करोड़ रुपए के बजट में से इस वक्त यूनिवर्सिटी की आमदन तकरीबन 6.5 से 7 अरब रुपए है। तो कोई ऐसा कुलिया बताइए जिसके जरिए से हम वो जो 3.5-4 अरब रुपए का गैप वो मैनेज कर सकें। वो गैप आज मैनेज कर देगा गवर्नमेंट, हमें फंडिंग कर देगी, हमें बेल आउट पैकेज मिल जाएगा, अगले साल हम क्या करेंगे, उससे अगले साल हम क्या करेंगे, उससे आइंदा सालों में हम क्या करेंगे, फिर पेंशन के पैसे, जीपीएफ के पैसे, लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब है हम एक ऐसे गर्दाब में फंस चुके हैं जहां बाहर हमें निकलने का नहीं आता। नहीं तो हम मेरा इसलिए आपकी तवज्जो। जी जी शहबाज साहब, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अफजाल भाई, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? अफजाल भाई, अपना माइक खोलिएगा, माइक आपका ऑफ है। जी जी, मुझसे मेरी हम्बल से गुजारिश ही है। एक तो जैसे आपने फरमाया कि ये सराइकी वसीयत की बहुत कदीम इदारा है, तारीखी इदारा है ऐसे और ही है। बहुत बड़ा इदारा है। अच्छा, मैं इस क्राइसिस को सिर्फ इस फाइनेंशियल क्राइसिस वक्ती तौर पे या दूसरी मामलात में नहीं लेना चाहता। मैं एक पॉइंट आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, खासतौर पे शाहिद इकबाल कामरान के, फिर वो इसके ऊपर अपना व्यू देंगे। कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो है बेसिकली पब्लिक सेक्टर जो एजुकेशन है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा जो ना एक सवालिया निशान बन गया है। कि ये इसके पीछे क्या वो सोच तो नहीं है कि जैसे अभी मोहतरम ने फरमाया कि पीआईए के एग्जांपल है और पब्लिक सेक्टर बहुत इदारे हैं, उनका तो उन्होंने यही हल हमारी रियासत में निकाल रही है कि उनको डीनर्जिस कर रही है, बेच रही है उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब लेकिन अब क्या ये हमारा पब्लिक सेक्टर एजुकेशन जो सिस्टम है, क्या ये भी इसी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा और बेच दिया जाएगा और यहाँ पे पाकिस्तान में तालीम हासिल करना हमारे तबके के लिए नामुमकिन हो जाएगा ना, या हमें जबरदस्ती महरूम कर दिया जाएगा? इस इशू को इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के हवाले से, इस इशू को इस हवाले से भी कंप्रिहेंसिव मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जाए। और जो हम यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना चाह रहे हैं, जो हम प्रेशर डेवलप करना चाह रहे हैं समाज पे, रियासत पे, वो उसको उसमें इस पहलू को भी मद्देनजर रखा जाए। बाकी ये बहुत मुझे एक दिली दुख हुआ कि इतने बड़े तालीमी इदारे में लाइब्रेरी को नजरअंदाज करके मस्जिद का जो है ना वो डेकोरेट बनाया जा रहा है। ये ऐसा खिलवाड़ जो है ना, इस पे भी जो ना होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब हमारी रियासत में बहुत ही जो है ना मुख्तदर शख्सियत ये कहेगी कि जी रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान है, तो इस तरह से फिर इस तरह की हरकतें होंगी। इन चीज़ों पर भी हमारी एकेडमिया को सोचना चाहिए। और जो बेसिक चीज़ है कि
मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को हमने डेमोक्रेटाइज किया है, तो वहां पे हमने चीफ जस्टिस को जो ना वो वन मैन शो नहीं रहने दिया, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सियासी जमातों ने, सियासी रहनुमाओं ने, सियासी दानिश ने। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर इदारे हैं, जो खासतौर पर यूनिवर्सिटी, इसको भी डेमोक्रेटाइज किया जाए कि वन मैन शो ना हो। वहां पे जैसे सिंडिकेट है, जैसे डीन्स हैं, ये सब मिल के इनका एक फोरम हो जहाँ पे ये सारे बेसिक जो है बुनियादी फैसले किए जाए इदारे इदारे के बारे में, तालीम के बारे में, तलबा के बारे में। तो ये मेरी एक हम्बल सी सबमिशन है। ये मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से भी इसको डॉक्टर शहद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है उसके लिए ये सारा जो आज क्राइसिस हमारे सामने आया है, उसका एक जिम्मेदार इदारा पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन भी है। क्योंकि बेसिकली डॉक्टर साहब, जो आप मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, मेरे बड़े काबिल एहतराम दोस्त, आप जानते हैं कि आपकी मॉनिटरिंग बॉडी हायर एजुकेशन कमीशन है। तो मैं शायद साहब आप इस पे रोशनी डालिएगा कि ये जो क्राइसिस है सर, ये कोई एक दो दिन में तो हुआ नहीं है। जैसे इमरान हबीब साहब ने कहा कि हादसा एक दिन में तो हो रूनुमा नहीं हो जाता ना। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। इसमें कोई, अगर आप मेरा तो ये बड़ा अहम सवाल है। जी मैं इस जी सवाल का शुक्रिया। जवाब राव साहब से पहले बात, डॉक्टर साहब राव साहब का जवाब ले लेते हैं, फिर आप शायद इकबाल साहब। जी राव साहब। ये आईयूबी में बड़ी बदकिस्मती रही कि 2014 के बाद एएसए एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इलेक्शन ही नहीं हुए, तो कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं। सही। 2015 से पूरा हो गया। मतलब जब ये अप्रैल में सैलरी का क्राइसिस आया, तो उससे बड़ा बहरान ये सामने आया कि बोले कौन, इस आवाज को कौन बुलंद करे। कम्युनिटी तो हर आदमी जो है उसको इकट्ठा कौन करे, इस कम्युनिटी के तनख्वाह के मसले को लेके कौन चले। तो उस वक्त मैंने ये आवाज बुलंद की कि हमारी एएसए होनी चाहिए, एएसए का हम इलेक्शन करवाएं। वो कैंपेन चलाई गई, तो 15 मई को एएसए के इलेक्शन हुए, जिसमें कम्युनिटी ने मुझे प्रेसिडेंट की हैसियत से मुंतखब किया। तो ये तकरीबन 8 साल के वक्फे के बाद एएसए दोबारा मार्ज़ वजूद में आई यूनिवर्सिटी। और उसमें भी एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि एएसए के ना होने से एएसए का जो अकाउंट था वो इनएक्टिव हो गया। तो 2021 से 2021 से ऑनवर्ड जो टीचर्स की जो मंथली सब्सक्रिप्शन होती है एएसए के लिए, उनके पे में से काटी जाती है, टेलर ऑफिस काटता है, वो भी तकरीबन कोई 22 लाख की अमाउंट पेंडिंग है, जो कि कंज्यूम हो गई, वो अकाउंट में नहीं गई, कि अकाउंट इनएक्टिव। तो वो टीचर्स के पैसे भी खाए गए इस दौरान। तो अब जब से एएसए बनी है, हम इसको आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि ये कल्चर नहीं था, लोग इस एएसए की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसकी आदी नहीं थी, तो मुझे उसके लिए विक्टिमाइज भी किया गया। मेरे ऊपर बड़ी जो है वो सख्तियां आई, मुझे मुझे उसका जो रैथ एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी फेस करना पड़ा कि ये ऐसे क्यों बनाई गई। डॉक्टर शायद इकबाल साहब सर। जी 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 शुक्रिया। हजूर, अभी तक जो मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है, ये अपनी जगह पे अहम थी और इसमें बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। लेकिन मैं जरा सूरत हाल को ज्यादा बड़े तनाजुर में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी प्लीज। ये जो वाकयात इस वक्त मेरे ख्याल में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो इशू है, इसे मैं नुक्ता आगाज तो नहीं कहता, क्योंकि ये यक वक्त कुछ दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी ऐसा ही सीन बन रहा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये आपने एचईसी की तरफ इशारा किया, ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में, बड़े सोचे समझे तरीके से
बड़ी मंसूबाबंदी के साथ पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर की हायर एजुकेशन को मुकम्मल तौर पे मफलूज करने का एक सोचा समझा प्लान जिस पर अमल हो रहा है। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आप देखिए कि जब हम यूनिवर्सिटी सर्विस में आए हैं, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता था, जी, ठीक है, भुट्टो साहब ने जो बनाया था। बनाया था। अच्छा, उसका एक रोल था, ग्रांट्स वगैरह तकसीम करता था। जो फॉरेन स्कॉलरशिप्स होते थे उनके लिए मिनिस्ट्री में एक सेक्शन ऑफिसर के अंदर वो सारा था, वो एलोकेट हो जाते थे, वो तकसीम हो जाते थे। जब मुशर्रफ दौर में ये खड़ा किया गया HEC 2000 2000 में, उसके बाद से आप जरा, अगर सारे टीचर्स हैं, सारे समझदार लोग हैं, आप जरा हालत देखिए कि एक तरफ से प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियां उगना शुरू होती हैं, यानी बिजनेस में वो आ गई। हायर एजुकेशन पाकिस्तान में एक मुनाफा बख्श बिजनेस बना दिया गया। हालांकि दुनिया के महज़ब मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में, आप सब जानते हैं कि स्टेट जो इन्वेस्टमेंट करती है एजुकेशन में, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक करती जी, है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट करती है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज हैं रिसर्च के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, ग्रांट्स के लिए इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करती है। स्टेट भी उन्हें करती होगी, वो खुद कफील होती है। हमारे यहाँ आप डाटा इकट्ठा कर लें कि खुद HEC ने साइंटिफिक रिसर्च ग्रांट के नाम पे कितने अरब रुपए खाए, मिल के खाए, ऐसे अकेले नहीं खाए, टीचर्स कार्टेल को है ना साथ सर, मिला के, पूरे कार्टेल है ना ग्रुप्स अंदर। को मिला के। दूसरी बात, हमारे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियों को तबाह कैसे किया गया। हमारे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियों की जो वाइस चांसलर का, तो मैं अरसे से इस बात पे लिख रहा हूँ, कुछ दोस्त तंज भी करते हैं कि शायद आप खुद बनना चाहते हो वाइस चांसलर। मैंने कहा मैं वाइस चांसलर बनना चाहता हूँ तो मुझे फिर इन मसाइल पे तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मुझे तो बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के रहना चाहिए। बात यह है कि कौन सवाल उठाए। एक बदकिस्मती की तरफ मैं आप सबकी तवज्जो दिलाऊंगा, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, वो ये है कि बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कौमी असेंबली में, सेनेट में, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, ये बेचारे मुतअद्दिद वजूह की बुनियाद पर इस मामले में दखल नहीं देते कि कहीं हमें कम पढ़ा लिखा ना समझ लिया जाए। वो यूनिवर्सिटियों के मामलात पे, वाइस चांसलरों के मामलात पे, हायर एजुकेशन कमीशन के मामलात पे कोई राय नहीं देते। और हायर एजुकेशन कमीशन ने हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया, मैं बहुत हैरान हुआ। डिग्री, आप सब टीचर हैं, जी, डिग्री, मैं आज भी अलग ऐलान इस बात का यानी इजहार करता हूं कि डिग्री टेस्ट करने का इख्तियार सिर्फ मुतलका यूनिवर्सिटी को है, हाँ जी, और बिल्कुल कोई ऐसे, इदारा और बिल्कुल कोई ऐसे। इदारा नहीं कर सकता। HEC बिल्कुल नहीं कर सकती। HEC ये बता सकती है कि आया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ये डिग्री देने की मिजाज है या नहीं, जी, ये सर्टिफाई कर सकती है। ये नहीं बता सकती कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जारी करदा ये डिग्री मैं अटेस्ट करूंगी। वो करवाती यूनिवर्सिटी सही है, लेकिन दरमियान में अपना पैसा अपना उन्होंने एक बनाया हुआ है। तो इस तरह करके तीसरा काम जो इन्होंने किया खतरनाक, आप देखिए, हमारे प्रोफेसर, हमारे दोस्त ने बात की ASA की, ये तो चले इधर थी नहीं ASA। हजूर मैं आपको बताऊं कि पंजाब की जिन यूनिवर्सिटियों में ASA है भी, थी भी, वो इन वाइस चांसलरों ने जो एक नए डिजाइन के वाइस चांसलर, आपने देखा कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रैप होते हैं ना, जो शाम को बेदार होते हैं नहा धो के, सूट पहन के, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, पेंट कोट टाई पहन के, चमड़े का ब्रीफ केस पकड़ के बड़े बड़े डॉक्टरों के ऑफिस के बाद चले जाते। HEC ने अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाए जो वाइस चांसलर हैं, सर्च कमेटियां बनाई। हमारा कोई प्रोफेसर, हमारी कोई ASA, हमारी कोई बॉडी नहीं बोली प्रोफेसर की कि ये अब किन लोगों को वाइस चांसलर बना रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन बोर्ड में
वाइस चांसलर सर्च कमेटी में कोई पब्लिक सेक्टर का प्रोफेसर कभी शामिल रहा है? इवन कभी देन नहीं रहा। डॉक्टर साहब कतई कलामी कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर जब वीसी लगाता है तो वो तो गवर्नमेंट का जो एक असूल है कि हाई कोर्ट का जज या फाइनेंस सेक्रेटरी वो उनको भी लिफ्ट नहीं करवाते। नहीं नहीं नहीं, नहीं करवाते। अच्छा, इन्होंने इन्होंने हमारी जितनी सर्च कमेटियां, खासतौर पे पंजाब की सर्च कमेटी है, उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के मालकान बैठे होते हैं। जी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के मालकान बैठे होते हैं, नहायत ज़ईफुल उम्र होते हैं, जायदा जरूरत होते हैं, सिरुल फहम होते हैं, और उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है, अगर आप कहें कि आपको नहीं पता तो मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा कि अब वाइस चांसलरों के लिए रेट लगे हुए। अब जो वाइस चांसलर आपकी यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी धौलपुर के बारे में भी हमें इतलात मिली है। देखिए, बात यह है कि 4 साल में ये सारा काम हुआ, मिस अप्रोप्रिएशन हुई है। एक आदमी सिर्फ गया है, वाइस चांसलर साहब गए हैं। वाइस चांसलर साहब के साथ जितनी टीम भी थी, चाहे वो फाइनेंस की टीम थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी, चाहे वो सिंडिकेट था, चाहे वो डीन्स कमेटी थी, और फोरम भी आपके होंगे, डायरेक्टर्स वो जो डायरेक्टरेट के डायरेक्टर्स डायरेक्टर, लगाए गए वो वो सारे अपनी जगह हैं। वो सारे आपके हुजूर, आपकी यूनिवर्सिटी में आप तो एहतजाज कर रहे हैं ना। मैंने आपकी वो माल्टा फरोशी वाली वीडियो देखी थी, उसमें बिके कम और आपके दोस्तों ने खाए ज्यादा, मैंने ये भी देखा था। उस एहतजाज में तो शायद वो शामिल ना हो, लेकिन वो सारे उस करप्शन कह लें या कुछ भी कह लें, मिसमैनेजमेंट कह लें, मिस अप्रोप्रिएशन कह लें, पैसा जाया करना कह लें, पैसा जाया नहीं होता, पैसा खाया जाता है। पैसा जाया नहीं होता है, पैसा बांटा जाता है, पैसा भेजा जाता है। 16 करोड़ रुपए आखिरी दिनों में, जिन दिनों इतनी बीबी, इतनी शरीफ, इतनी पर्देदार यूनिवर्सिटी, इतनी इतनी यानी रीत रिवाज वाली यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, जब इसका वीडियो स्कैंडल आया, बड़ा शर्मनाक था। अकल तो जवाब ही दे गई। लेकिन मैं बड़े यानी मुझे इजाजत दे कि जो रद्द अमल इमीडिएटली टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से आना चाहिए था, वो थोड़ी देर से आया, थोड़ी देर से आया। लेकिन मुझे अफसोस है, इस सोसाइटी की तरफ से रद्द अमल नहीं आया, और अहले नजर उसी वक्त जान गए थे कि ये जो गर्द उड़ाई गई है। देखिए, तालिबात पर आपके पास है क्या? आपके पास तालिब इल्म है और टीचर है, इसके अलावा जो भी है वो ज्यादा जरूरत। कोई तालीमी इदारा, कोई यूनिवर्सिटी अपने स्कॉलर्स यानी स्टूडेंट्स और अपने प्रोफेसर के जरिए पहचानी जाती है। बाकी सारा कम्युनिटी जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ में आती है। ठीक है, तो इस स्कैंडल में आपकी तालिबात को देखिए, जनूबी पंजाब थोड़ी सी हमारे सेंट्रल पंजाब से मुख्तलिफ रवायात रखता है। यहाँ अगर माँ बाप ने बच्चियों को यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए भेजा है, तो ये उसके लिए इतना बड़ा धचका था कि उनको भी रोक दिया जाए, और रुकावट यकीनन पड़ी, लेकिन शुक्र है कि उस पर जल्दी काबू पा लिया गया। लेकिन उसकी हमारे यहाँ एक बात मैं वैसे जिम्नन कर दूं, अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा था कि सफेद फाम कौमों की बर्तरी की वजह यह है कि उनकी हिस्से वाकयात बड़ी तेज है। हम लोगों की हिस्से वाकयात तेज नहीं है। वो अपनी जिंदगी में आने वाले हर वाक़े का डीप एनालिसिस करते हैं। अगर इस वीडियो स्कैंडल का डीप एनालिसिस किया जाता तो पता चल जाता कि असल कहानी इस कारपेट के नीचे छुपी हुई है, जो इसके हटने के बाद ऊपर आएगी। वो आई 4 साल में यूनिवर्सिटी ने अपनी, देखिए, ये जो आपका एंडोमेंट फंड होता है ना, जो आपके रिजर्व होते हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिनके इंटरेस्ट से आप मामला चलाते हो, पेंशन हो गई, पे हो गई, ये हो गई, इनको आप कभी भी नहीं छेड़ते। इनको आप कभी भी नहीं छेड़ते। फिर आप बड़ी तवज्जो से आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, देखिए इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटियां, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, सब टीचर बैठे हैं, जितनी डिग्रीज बीएस पेश कर रही हैं, मुझे आप बता दें उनकी जॉब मार्केट है। जब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियां, जिस तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर शिकार बनी है, मैं आपको बता देता हूँ, नैया यूनिवर्सिटी में तनख्वाह नहीं मिलती। मैं आपको बता देता हूँ
कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तनख्वाह नहीं मिल रही और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से बड़ा स्कैंडल उधर उठ रहा है, उठ चुका है। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, केपीके में बड़ी यूनिवर्सिटी, पिशावर यूनिवर्सिटी में तनख्वाहें नहीं मिल रही। हाँ जी, वहाँ पिछले बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई पिछले है, पिछले बहुत बड़ी। 45 दिन से टीचर्स सड़कों पे हैं, हड़ताल पे हैं। उन्होंने रुखसत होने वाले वाइस चांसलर की इज्जत और तकरीम की खातिर चलो अपना गुस्सा तो निकाला, एक गधा लेके आए थे बीसी ऑफिस, जी, वो वाइस टीवी पे चांसलर दिखाया ऑफिस गया है, में टीवी एक पे गधा दिखाया लेके आए जाता है। थे ताकि उनको अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट दी जा सके। तो कहने का ये है कि ये जो पैसे देकर वाइस चांसलर बनने का रिवाज था, अभी भी बन रहे हैं, पैसे देकर वाइस चांसलर बनने का रिवाज था, जिसको अपोज नहीं किया मेरी टीचिंग कम्युनिटी ने, अपोज नहीं किया। एचईसी, मैं आपको बता देता हूं कि एचईसी बजाय खुद हायर एजुकेशन पे बोझ है, इसका जो बजट है उसका 60% से ज्यादा हिस्सा खुद एचईसी की ऑर्गेनाइजेशन पे लग गया। उसके बाद बाकी जो बचता है वो उसको तकसीम करते हैं और उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा वो रखते हैं। अब हमारे यहाँ आप मैं नाम ही लेता हूं, आप जानते होंगे, रैंडमली चेक कर लें, पंजाब में वफाक में जितनी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर लगते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता आ रहा हूं, अब दोस्त कुछ कुछ समझने लगे। मैं ये कहता हूं कि ये बड़ा नोबल प्रोफेशन, वाइस चांसलर ये एक जॉब नहीं है, एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ मनसब है। अब जरूरत आ गई है इस बात की कि ऐलान कर दिया जाए कि जिस शख्स को भी वाइस चांसलर बनाया जाए उसके जाती और उसके खानदान के सारे असासे डिक्लेयर हों, और जब वो टेन्योर पूरा करे उसके उस वक्त के असासों के साथ, आपको पता है क्लियर किया। कि आपके वाइस चांसलरों के फारग वक्त में मशगले क्या है। शाम के वक्त छुट्टी के दिन ये कार में बैठते हैं, ये घूमते हैं और शहरों में प्लॉट देखते हैं, ये प्लॉट खरीदते हैं, रियल स्टेट खरीदते हैं, ये सोने की छोटी छोटी ईंटें खरीदते हैं। अगर आप कहें कि आपको नहीं पता तो या तो आप सच नहीं बोल रहे या आप बहुत ज्यादा साधे हैं। ये पैसा कहां से आता है मुझे ये बता दें। वाइस चांसलर की तनख्वाह आपके साथ एक कानून मौजूद है। डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी साहब, आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी ये इनकम है, ये सैलरी है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये चीज आपने कहां से ली, पूछा जा सकता है ना। बिल्कुल आप है। बताएं आपने कहां से ली। तो इन लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता जो देहात से उठ के आते हैं, कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, पैसे जोड़ते हैं। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, मार्केट में इन्वेस्टर्स मौजूद है। अगर आपने फैसला कर लिया है वाइस चांसलर बनने का तो मार्केट में इन्वेस्टर मौजूद है जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके वाइस चांसलर बनने की सूरत में आप फिर उनको सारी इन्वेस्टमेंट वापस देंगे, लेने का यूनिवर्सिटी के मौका देंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स और इस तरह के वो सारा कुछ मुख्तलिफ करें। तरीकों से। आपकी यूनिवर्सिटी के साथ भी यही हुआ। आपने नहीं बताया, मैं बता देता हूं कि हजूर आपने पिछले 4 साल में यूनिवर्सिटी में भर्तियों का अंबार लगा दिया। आपने यूनिवर्सिटियों का, मैं हैरान हूं, अगर ये मुबालगे के तौर पे भी मैं बात करूं तो बराह करम सुन लीजिएगा कि अगर किसी पोस्ट पर 10 लोगों ने अप्लाई किया तो आपने 20 भर्ती कर दी। चलिए इसको लतीफा ही समझ लीजिए, लेकिन आपने बगैर किसी फिजिबिलिटी के इतने डिपार्टमेंट्स खोल लिए। चलिए छोड़िए, ये सारा कुछ हुआ। मेरा सवाल सिर्फ एक है, हमारे दोस्त ने बताया कि इन्होंने ऐसे बना ली। मेरा सवाल एक है कि उस वक्त, अब तो बला सर पे आ गई ना, उस वक्त ये कम्युनिटी जो अलग अलग बात करती थी सामने खड़े होके क्यों नहीं आए कि आप क्या कर रहे हैं। होता ये है कि जब तक वाइस चांसलर होता है, जब तक कोई नहीं वाइस बोलता, चांसलर होता है उस कोई नहीं वक्त तक बोलता। कोई नहीं बोलता। मैं हमेशा कहता हूं कि यूनिवर्सिटी टीचिंग, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होना, लेक्चरर प्रोफेसर, ये नौकरी नहीं है, ये एक अलग चीज है। आप बोले वहां, आपके फोरम है, आप अपने डीन से ही पूछ लें, आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ही पूछ लें। सर, अभी हमारे दोस्त ने बताया
कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट के वहाँ फलां फंड चला गया 5 लाख का, 5 लाख का फलां चला गया। आप शोर मचाएं, किधर जा रहा है वाइस चांसलर, पैसा किधर लेके जा रहा है? एक एक चीज चुराई जा रही थी। अभी आपकी फीसें आती हैं, आपके स्टूडेंट्स आते हैं, आपकी आमदनी है, आपका ये पैसा चला गया, अब आप बेल आउट प्लान मांग रहे हैं। मैं कहता हूं पहले वो पैसा निकालें जिन्होंने खाया। डॉक्टर साहब, जब तक आप किसी एक यूनिवर्सिटी में मिसाल नहीं बनाएंगे इबरतनाक किसी, भाई यहाँ जुर्म होता है, मुजरम नहीं होता। यहाँ गुनाह होता है, गुनाहगार नहीं होता। यहाँ एक पाकिस्तान की रकबे के एतबार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिवालिया हो जाती है। पैसा कहाँ गया, किसकी अकल से गया, कौन खा गया, कौन पी गया? इस शहर किसकी में किसकी इस शहर सरपरस्ती में में भी डॉक्टर साहब, एक मैं इजाफा कर दूं कि अगर इतनी अमाउंट अरबों रुपए की गई, तो क्या पाकिस्तान का FIA, पाकिस्तान का नैब, पाकिस्तान के एंटी करप्शन का इदारा पंजाब का, क्या वो सब ब्लाइंड हो गए थे? वो नहीं देख जी रहे थे जी, कि क्या हो रहा है? वो 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 इन कामों के लिए नहीं बने, वो सिर्फ मख्फी इशारों से सियासतदानों को पकड़ने के लिए। ये जो कारीगर लोग हैं ना, इन्होंने जिन्होंने जितना भी खाया है, जिस तरीके से भी खाया है, कभी इम्कान है, कभी यकीन है कि इन्होंने तमाम कार्नर्स पे हिस्सा पहुंचा दिया होगा। देखिए, क्या वहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं बैठा पंजाब में? जी। क्या जो अखबारों में आ रहा है, जो कुछ हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में, क्या वो वहां के लोग नहीं जानते वो किस लिए है? छोड़िए, उसने इत्तेफाक से गवर्नर इसी शहर का है, इसी जी। यूनिवर्सिटी के आसपास कहीं घर है, और तासुर ये दे रखा है कि वो बहुत ही शरीफ आदमी है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाए ऐसी शराब जो अपने घर को ठीक ना कर सके। आपके घर की वो चांसलर है, गवर्नर साहब इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। गवर्नर साहब पंजाब की यूनिवर्सिटियों में ठीक ठाक मनमर्जी चला रहे हैं, ठीक है, और उन तक भी ठंडी हवाएं पहुंचती हैं जो इन यूनिवर्सिटियों से निकलती हैं, उन तक भी पहुंचती हैं। उन्होंने क्या किया इस वक्त? उन्हें चाहिए था, जिस दिन मेरे ये टीचर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहादुरपुर के टीचर जिस दिन रोड पे आए थे, अगले दिन इनके साथ गवर्नर बैठा होता। बताओ एग्जैक्टली। क्या बात, क्या बात है? कसूरवार को सजा देता, पैसे निकालता। मैं आपको एक प्रोडिक्शन कर दूं, मैं माजरत चाहता हूं आपसे, आपको बुरा लगे तो। इस जुर्म हो गया, आप लोग, मैं जानता हूं शरीफ आदमी को महीने की तनख्वाह ना मिले, किस तरह वो सारा महीना गुजारेगा? दोस्त अहबाब रिश्तेदार भी करने की तरह आना शुरू हो जाते हैं। जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, मैं उसको समझता हूं, लेकिन सजा किसी को नहीं मिलनी। मुमकिन है मामलात को कुछ संभाल लिया जाए, कुछ सुलझा लिया जाए कुछ महीनों में, लेकिन इसलिए नहीं मिलनी कि वो जो जो भी खा पी के गए हैं, एक आदमी तो किसी नई अपॉइंटमेंट के इंतजार में अलग हो गया। बाकी आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि बाकी की सारी टीम आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैठी है, उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा रहा। आपको अपनी सफों में से काली भेड़ें अलग करनी होगी, इसके लिए जद्दोजहद करनी होगी, इसके लिए आवाज उठानी होगी, दरगुजर करना, बर्दाश्त करना। पाकिस्तान के अवाम में भी बहुत बड़ी ताकत है, माजरत चाहता हूं, बहुत बड़ी ताकत है कि वो बहुत चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ मैं हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ, वो ये है कि हमें वाइस चांसलरों के इंतखाब का तरीका तब्दील करना चाहिए। पहले चांसलर का इख्तियार था वाइस चांसलर लगाने का, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी था, वो जिम्मेदार भी होता था। अब HEC ने जो इश्तहारी वाइस चांसलर, मैं कहता हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो आप नजरअंदाज करें। अब इश्तहारी वाइस चांसलरों का जो HEC ने सिलसिला शुरू किया है,
वो प्राइवेट सेक्टर के एजेंट्स होते हैं। आप इस बात को मान लें कि हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन भी प्राइवेट माफिया लगाता है, उसके बाकी ओहदेदारों का इंसाफ भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियों का माफिया करता है। इसमें बात बड़े बड़े एक सियासी जमात के बड़े बड़े सियासतदान भी मुलव्वस हैं, जो अपने इंटरेस्ट के लिए ये सारा कुछ करते हैं। एक चेयरमैन आए थे जो इनके उस लाइन से बाहर थे, तो उन्होंने जब मुतालबा किया कि साइंटिफिक रिसर्च ग्रांट में जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो हमें आप दें, रिजल्ट्स हमें दें, हम इंडस्ट्री के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को कुछ फायदा हो। आज तक एक रिसर्च ग्रांट का रिजल्ट भी HEC में जमा नहीं हुआ, बल्कि उसको निकलवा दिया गया। मैं आपको बताऊं, अभी चंद महीने पहले तक एक हायर एजुकेशन कमीशन के जो बानी साहब है कराची के, मैं नाम नहीं लेता हूं, वो खैबर पख्तूनख्वा में HEC के सर्च कमेटी में शामिल थे, वाइस चांसलर में। ये बड़ा बड़ा बारीक, बड़ा बड़ा जड़ों तक घुसा हुआ वो है। मुतालबा करें कि आपको ईमानदार वाइस चांसलर मिले, कोशिश करें प्रोफेसर हो। देखिए प्रोफेसर अब एक डिबेट चल पड़ी कि जी VC तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रोफेसर का क्या काम। ओ भाई, जो तो किसी यूनिवर्सिटी में सही प्रोफेसर तरीके से बना है वो तो बड़े धक्के खा के बड़ी मेहनत कर, प्रोफेसर जब क्लास के सामने खड़ा होता है तो वो पढ़ा भी रहा होता है और वो नौज अपने से ज्यादा नीरक, ताकतवर, रोशन दिमागों पे हुकूमत भी कर रहा है अगर वो प्रोफेसर है। अगर वो प्रोफेसर नहीं है तो आपको याद है शाहजहां को जब नजरबंद किया जी, तो उसने कहा उससे था पूछा बच्चे कि दे कोई दे मुझे, खिदमत, बच्चे दे, मैंने कुछ पढ़ाना है। बच्चे, उसने कहा हुकूमत से, हुकूमत हुए चली गई, हुक्मरानी हुकूमत नहीं करने गई का तेरी। शौक नहीं लिया हुआ। तो ये बताइए मुझे कि प्रोफेसर से ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और कौन हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर राइट एंड रॉन्ग की पहचान रखने वाला, हलाल और हराम की, सही और गलत की पहचान रखने वाला। आप सोचते हैं कि आपकी ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जिनको लाहौर के इंस्टीट्यूट में, वो क्या नाम है उसका, वाल्टर इफा, में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो तरबियत मिलती है तो वो अक्लमंद हो जाते हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि कोई आपको मिलने आए, उसे 2 घंटे बाहर बिठाओ ताकि उसे अपनी तजलील का एहसास होता है, ताकि उसे अपने छोटा होने का एहसास, जब वो मुनासिब साइज तक छोटा हो जाए फिर बुलाओ उसे। ये एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी। ये कलोनियल आजाद मुल्कों, कलोनियल माइंड सेट है ना डॉक्टर कलोनियल साहब। माइंडसेट है, कलोनियल माइंडसेट है। लेकिन इसी कलोनियल माइंडसेट में सिर्फ क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ाने वाला आजाद एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। ये कहना कि प्रोफेसरों को तो एडमिनिस्ट्रेशन आती नहीं है, तो भाई ये जो मेडिकल रैप लेके आते हो, जो गर्मियों में भी गर्म सूट पहनते हैं, ये कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरबियत लेके आए? UK की, किसी और यूनिवर्सिटी की? मुझे एक दोस्त कहने लगा, अगर आप में से किसी ने बाहर से PhD की हुई है तो मैं माजूर चाहता हूँ। वो कहने लगा कि वो यूनिवर्सिटियां, अगर कोई बहुत आउटस्टैंडिंग स्कॉलर हो ना, साइंस के किसी मजमून में रिसर्च करने वाला, उसे और वापस ही नहीं रिसर्च आने करे, देती। डॉक्टरेट, तो उसे मैक्सिमम कोशिश करती है कि हम यहाँ एंगेज कर, और जो बस चलता हुआ काम करता ना, उसको जल्दी जल्दी डिग्री दे के कहती जाओ अपने मुल्क में हुकूमत कर, और यहाँ आते ही वो वाइस चांसलर लग जाते, वो वाइस चांसलर लग जाते। मैंने एक वाइस चांसलर साहब का इंटरव्यू पढ़ा, तो वो किसी यूनिवर्सिटी में 4 साल का टेन्योर गुजार के आए, साइंस के किसी मजमून में, बड़े कोई गहरा सा मजमून था, मुझे नहीं पता क्या था, उनकी बड़ी खौफनाक रिसर्च थी। कहने लगे देखिए मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी में लगा दिया गया जहां वो डिपार्टमेंट ही नहीं था जो मेरी स्पेशल है, तो मेरा टैलेंट जाया हुआ। मैं सोचता रह गया कि इस मासूम आदमी ने 4 साल वाइस चांसलरी की है। जाहिर है वाइस चांसलरी घर में बैठ के तस्बीह की तरह तो नहीं होती ना, उसकी तनख्वाह भी मिलती है, इख्तियारात भी होते हैं, और मामलात भी होते हैं। तो आपको टेन्योर मुकम्मल करने के बाद ख्याल आया कि आपकी तो जरूरत ही नहीं थी इसमें। फिर उन्होंने चौंका दिया एक बात करके कि मैंने असल में इस वाइस चांसलर, इस यूनिवर्सिटी के लिए तो
अप्लाई नहीं किया था, या लेकिन वही जब उन्होंने मुझे लगा दिया तो मैंने कहा चलो। आप सोचिए कि आपके साथ हो क्या रहा है प्रोफेसर साहब। जो लोग वाइस चांसलर बन के आप पर 4 साल हुकूमत करने आते हैं, जरा पता तो करें ये कौन लोग। जब तक मेरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों के, मैं आपको एक और प्रोफेसर साहब बात बता दूं कि अनकरीब ये बहरान जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में सतह आप पे आ गया है, वफाक और पंजाब की बाकी यूनिवर्सिटियों में भी आने वाला है, शिद्दत से आने वाला है। वजह कि वहां जो जो कारीगर छोड़े गए वो अच्छी तरह से अपने इदारे की शेव करके, बल्कि बाद यूनिवर्सिटियों में तो टेंड करके निकल लिए, और उसके असरात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। तो इसको मैं कंक्लूड ये करता हूँ कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी अब प्रोफेसर्स को अपने हाथ में लेनी होगी। मुल्क में बताना होगा कि प्रोफेसर कौन होता है, प्रोफेसर क्या कर सकता है, क्या सही है, क्या गलत है। आप लोगों को HEC देखिए, यूनिवर्सिटी में और दूसरे इदारों में बुनियादी फर्क खुद मुख्तारी का है। HEC ने यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी सल्ब कर ली। वो आपको रूल्स बना के कैसे दे सकते हैं? वो आपको शराइत मुलाजमत बना के कैसे दे सकते हैं? ये आपकी सिंडिकेट का काम, ये आपकी यूनिवर्सिटी का इख्तियार है। वो आप अपने निसाबात बनाए, आप अपनी शराइत मुलाजमत तय करो, आप अपनी सिलेक्शन का आपका रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की प्रमोशन का कोई नहीं बनाया आज तक के वक्त। ये सारे आप लोग खुद कर सकते हैं। अपनी खुदी को पहचानना चाहिए। वो सदा इजाज कर रहे हैं एससी की तरफ से आपकी खिदमत है। वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। मेरे प्यारे प्रोफेसरों, जान पैदा करो, फूंक डाले ये जमीनो आसमान मुस्तार, और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा कर। नई दुनिया बनाए। ये सब सब कुछ मिसमार कर दे। आवाज उठाएं कि आपको कॉम्पिटेंट प्रोफेसर वाइस चांसलर मिले। सर्च कमेटियां खत्म करें। कोई कोई सियासतदान नारा तो लगाएगा, किसी सियासतदान को समझाएं कि भाईजान ये अकल की बात करें, मेरिट पे लगाएं। प्राइवेट सेक्टर का कोई नुमाइंदा पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी का, आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियां मुश्किल प्रोफेसर नहीं रखती, डेली वेजेस पे 1-2 रिटायर लोग लेके वो डिग्रियां बांट रहे हैं। तो इन चीजों को देखना होगा, इन चीजों को करना होगा, वरना सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर नहीं, अभी मैंने अभी जिक्र किया लिया यूनिवर्सिटी में लोगों को नहीं मिली, छोटी यूनिवर्सिटी है इसलिए बात आगे नहीं आई। वफाकी उर्दू की बहुत बड़ा स्कैंडल है, आने वाला है। पेशावर यूनिवर्सिटी के लोग बाहर बैठे हैं, बाकी यूनिवर्सिटियों के लोग अभी बैठने वाले हैं। तो ये क्राइसिस बढ़ता जाएगा अगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों को बचाने के लिए हमारी प्रोफेसर कम्युनिटी आगे ना आई। ये मेरी गुजारिश है। मैं डॉक्टर साहब आपके साथ इत्तेफाक करूंगा। आपका जो जुमला मुतरजा था, मैंने भी चाइना से PhD की और की भी एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो ये जो मैंने सवाल उठाया था अपने दोनों काबिल एहतराम कलीग्स के सामने, वो यही था कि जब 1970 की दहाई आई थी तो अमेरिका में भी ये बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया था। पब्लिक फंडिंग को रोक लिया गया था अंडर द ग्लोबलाइजेशन ड्रिवन रिफॉर्म्स, और फिर वहां पर ये सोचना शुरू किया गया जो शहबाज साहब ने सवाल किया कि भाई हमारा फ्यूचर बेल आउट क्या है। तो वहां भी हेनरी एस्क्विज ने कहा था कि प्रोफेसर एकेडमिक एंटरप्रेन्योर है, वो तलीमी आजिर है, वो अपने मजमून को इनोवेट करेगा और उसके जरिए वो खुद भी कमाएगा और यूनिवर्सिटी को भी सपोर्ट करेगा। फिर ये आइडिया चलते चलते 1995 में येल यूनिवर्सिटी के जो सोशियोलॉजिस्ट थे हायर एजुकेशन में, उनकी स्पेशलाइजेशन थी डॉक्टर रिचर्ड बर्टन क्लार्क, तो उन्होंने
एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी का मॉडल पेश किया कि यूनिवर्सिटी अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और रोड्स ने कहा था कि प्रोफेसर आर दी एकेडमिक कैपिटलिज्म, कि ये मिलकर प्रोफेसर जो एकेडमिक कैपिटलिज्म है वो और यूनिवर्सिटी का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिलकर इनोवेट करें। आपने देखा कि हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटियों में इंक्यूबेटर्स बने, हमारी यूनिवर्सिटियों में ऑर्गेनाइज ऑफिस ऑफ द रिसर्च इनोवेशन, और वो सारा आपके पास भी होगा सर, वो RIC ऑफिस। लेकिन जी, और इन सब ने जिसकी तरफ डॉक्टर शहद साहब ने इशारा किया, मुझे बताएं कि कितनी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की? कुछ भी नहीं किया। जो नए डिपार्टमेंट खोले गए, मैं सराइकी इलाके का हूँ, मैं सराइकी हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे इलाके की बहुत महरूमियाँ हैं, लेकिन मुझे ये आज मैंने एक वीडियो देखी, हो सकता है इसके बाद मेरे सराइकी भाई मुझे बहुत गालियां और मेरे मेरे हिसाब किताब बराबर करने में तुल जाएं। मैंने आज एक बच्चे की वीडियो देखी, वो चोलिस्तानी था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से BS सराइकी कर रहा है और वो बहुत अच्छा गुलूकार है। मैं उसका प्रोग्राम देखता रहा, बड़ा वो अच्छा गा रहा था बच्चा। मुझे उस बच्चे को देखकर मैंने नीचे उस साहब को कमेंट लिखा कि अगर इसी चोलिस्तानी बच्चे को BSc सराइकी करवाने की बजाय इस्लामिया यूनिवर्सिटी BSc टेक्नोलॉजी करवा देती, किसी भी मजमून में BSc कंप्यूटर साइंस करवा देती, तो कम अज कम ये फ्री लांसर के तौर पर 4 टके कमा के अपने माँ बाप को भी देता, अपने मुल्क को भी देता। तो एक तो इशू जो डॉक्टर साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि हमारी यूनिवर्सिटियां डूब रही हैं फाइनेंशियली, उसकी बुनियादी वजह हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर एकेडमिक कैपिटलिज्म की अप्रोच नहीं है। हमारे प्रोफेसर जो हैं वो अमर्जिंग साइंसेज और अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के मज़ामीन को बिल्कुल आगे नहीं आने देना चाहते, और खसूसी तौर पर जो पुराने डीन्स बैठे हुए हैं, जो पुराने, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अब तो उनकी फहम और फरासत भी खत्म हो गई है, लेकिन वो हालात के ऑन द हेल्म्स ऑफ अफेयर्स हैं, और वो कभी भी नहीं चाहते कि जदीद दुनिया के साथ पाकिस्तान जुड़ सके। मुझे बताएं कि इस वक्त हम अपील तो कर रहे हैं, मैं जाती तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करूंगा कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और इस मसले का हल निकालें। उम्मीद है कि जनरल साहब तक अगर हमारी आवाज पहुंची तो ये मसला किसी हद तक हल हो सकता है, क्योंकि द बेस्ट वे इज टू रिजॉल्व द इशू इज द जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हल करना है। नीचे वालों ने तो कहना है कि जी हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से भी अपील करते हैं कि खुदा के लिए अब तो उनके पास फोटो का 3 जजेस की कमेटी है, वो बैठ जाए और आज खुद नोटिस ले ले कि सराइकी इलाके सूबा पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी डिफॉल्ट क्यों हो गई। हम गवर्नर बलीगुर रहमान से भी अपील करते हैं पीपल्स प्रोफेसर्स फोरम की तरफ से कि जनाब आप तशरीफ लाएं, आके बैठें, आपका घर है, आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, उनके असातिज़ा को इज्जत एहतराम दें। और शहबाज साहब की इस बात से मुझे रियली बहुत तकलीफ और ज़हनी अजियत हुई है कि हम एक ऐसे गैर इंसानी मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर उस्ताद की कोई वैल्यू नहीं है, ना उसकी कोई सोशल क्रेडिबिलिटी है, ना उसकी कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी हमें दी गई है। अब आपको सोचना ये है, नंबर 1 जो हम आपको मशवरा दे सकते हैं दोनों भाइयों को, डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, तो मैं जी, उसमें एक एडिशन अगर आप अलाउ कर दें मुझे, सिर्फ आप। सर मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं उसके बाद आपसे जी। बिल्कुल आप जो चाहेंगे हम आपसे ही बात समअप करेंगे। मैं डॉक्टर शहद इकबाल कामरान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि HEC को, हुकूमत सूबाई हुकूमतों को और फेडरल गवर्नमेंट को ये लॉ पास करना चाहिए कि अगर आर्मी चीफ, अगर चीफ जस्टिस, अगर ब्यूरोक्रेट प्रोमोट होकर ग्रेड 22 में आखिरी ओहदे पर जा सकता है, तो किसी यूनिवर्सिटी का जहीन तरीन प्रोफेसर जिसने 30 साल वहां लगाए होते हैं, तो वो वाइस चांसलर वहीं से बनना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर से। जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो, ऑटोमेटिकली शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ द वाइस चांसलर रादर देन दीज रबिश फेक सर्च कमेटीज। ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है
कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम जनाब अखबारात को, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स को जो पूरे पाकिस्तान में है, उनसे पीपल्स प्रोफेसर्स फोरम की तरफ से अपील करते हैं कि वो इस मामले को आकर इन्वेस्टिगेट करें कि आखिर इतना बड़ा क्राइसिस पैदा कैसे हो गया, और जो असल कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिन लोगों की, उनको सामने लाएं। चूंकि हमने ये प्रोग्राम किया है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये भी बनती है कि अगर दूसरी तरफ से कोई व्यू पॉइंट देना चाहता है तो ये फोरम हाजिर है। हमारा ये ऑनलाइन फोरम जो है पीपल्स प्रोफेसर्स फोरम एक्सक्लूसिव टॉक जो होती है, हम उनको भी सुनना, वो भी आए अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। जी आप शहबाज साहब आप फरमाइए। जी मैं अर्ज ये कर रहा था कि जामिया का जो मसला है इस वक्त, ये सिर्फ असातिज़ा का या वालिदैन का और बच्चों का मसला नहीं रह गया। अगर आप इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करें, बहावलपुर की डायनामिक्स को समझें, तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर नॉलेज हब होने के साथ साथ इकोनॉमिक हब भी है शहर का। जी ये वो बिल्कुल इदारा ऐसे है है। जो पूरे बहावलपुर शहर की इकोनॉमी को रन करता है। तो अगर आप इस इदारे को सस्टेनेबल नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट यहाँ की सोशल लाइफ के साथ साथ यहाँ की इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये इसकी सेवेरिटी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और जो मुतालबात आपके सामने रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और जो है ना स्पेसिफाई करें हम। जी मेरी प्लीज। दरख्वास्त ये होगी कि आप इस प्रोग्राम के तवज्जो से इसकी जो जो रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशंस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए उन क्वार्टर्स तक पहुंचाइए जो मैटर करते हैं। उन अरबाब इख्तियार को जोड़ने की कोशिश कीजिए जिनकी कलम की जुम्बिश जो है जामिया के मसाइल को हल कर सकती है। हम सीएम को लिख चुके हैं, गवर्नर को लिख चुके हैं, चेयरमैन सेनेट को लिख चुके हैं, मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज को लिख चुके हैं, कंसर्न सेक्रेटरीज को लिख चुके हैं। तमाम इदारों के पास हमारी दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं। खुदारा आप जरा हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालिए, हमारे साथ बैठिए, हमारी सुनिए, हमारे मसाइल की हल की जानिब को पेशरफ कीजिए प्लीज। यही बात मैं आप पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैंने, मेरे दोस्तों ने, अफजाल साहब ने, शहद इकबाल कामरान साहब ने, हम सब ने अपील की है मुल्क के तमाम मुक़्तदर इदारों से, मुल्क की तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से हम अपील करते हैं, जहां तक भी ये फेसबुक के जरिए हमारी आवाज जा रही है, वो आए और आकर इस साजा कराम जो वहाँ इस वक्त इस शदीद सर्दी में एक बड़ी मुसीबत का शिकार है, और साउथ पंजाब की इतनी बड़ी तलीमी दरसगाह को बिल्कुल कह लें कि बका का जंग का सामना है, उसके लिए वो आए और इस मसले का हल निकालें। इस मसले का हल जो है, अगर तो एकेडमिकली पूछा जाए मेरे से डॉक्टर शहद इकबाल साहब, तो मैंने तो जो अभी अपनी किताब लिखी है एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी लेसन फॉर पाकिस्तान, जो पब्लिश होगी इंशाल्लाह अगले 2-4 माह में, मैंने तो यही सोल्यूशन पेश किया है उसमें कि ये जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने और एचईसी ने और दूसरे मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं और उनके जो कार्टेल्स हैं उनको तोड़ा जाए, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को रिसर्च यूनिवर्सिटियों में बदला जाए, और ये जो पुराने मुजामीन हैं, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि सरायकी, अभी गाजी यूनिवर्सिटी खुली है डॉक्टर साहब, गाजी यूनिवर्सिटी में बलोची और सरायकी के मुजामीन ऐड कर दिए गए। मेरे जिले झंग में यूनिवर्सिटी बनाई गई, वहां पर एक भी टेक्निकल मजमून शामिल नहीं है डॉक्टर शहद इकबाल कामरान साहब। इस्लामियात, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और एक कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। अब मुझे बताएं कि ये इनमें से जो बच्चे बीएस करके बाहर निकलेंगे वो आपकी इकोनॉमी को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर जो दूसरा बड़ा इश्यू है आप लोगों का, एक पेपर आप लोग छापते हैं वाई और डब्ल्यू कैटेगरी का, और मैं ब्लेम नहीं कर रहा अपनी कम्युनिटी के लोगों को, लेकिन एक एक पेपर छापते हैं राव इमरान हबीब साहब, 6 लोग उसमें आथर होते हैं, 6 पेपर छपते हैं, 36 बंदे उसमें अकोमोडेट होते हैं। तो वही एचईसी आपके पेपर के ऊपर आपके लोगों को प्रमोशंस देती हैं, वही थर्ड क्लास पेपर जो है वो वीसी लगने के लिए पेश किए जाते हैं। ये सारा ड्रामेबाजियां बंद की जानी चाहिए और इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। मुझे ये बताएं कि दुनिया में 2 बड़े इंडेक्स हैं, एक को कहते हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडेक्स, जिसमें आपके इम्पैक्ट फैक्टर, साइंटिफिक रिसर्च छपती है, आप मेरे से ज्यादा, आप यूनिवर्सिटियों के लोग हैं, और एक सोशल साइंसेज साइटेशन इंडेक्स है। वो पेपर्स पूरी दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं,
एज एन इम्पैक्ट जर्नल्स में, और वो जो इम्पैक्ट जर्नल्स हैं उनकी कोई फीस नहीं है। आपने कितने पेपर भेजे हैं उनमें जिनको आपको फीस देनी पड़ी होगी? ये पाकिस्तान की HEC ने कब से काम शुरू किया है कि 2-4 दुकानदार आते हैं, वो आगे HEC को दरखास्त देते हैं कि जी मेरे डिपार्टमेंट में जर्नल खोल दें रिसर्च का, वहां रिसर्च का जर्नल खुल जाता है, फिर उसकी फीस वसूल की जाती है, फिर आपने ही लौंडे लपाड़ों के पेपर छाया करके असाइनमेंटों को YW कैटेगरी में शाया करवा दिया जाता है, और फिर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी डूब गई है। भाई यूनिवर्सिटी तो डूबेगी ना। आपने आपने बहावलपुर यूनिवर्सिटी के डेजर्ट चोलिस्तान के ऊपर कितनी रिसर्च करवाई? आपने बहावलपुर के अंदर सोलर पैनल बनाने के लिए कितनी इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन की? आपने साउथ पंजाब के अंदर उगने वाली कपास के ऊपर क्या इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कोई टेक्सटाइल रिसर्च सेंटर है? कोई कॉटन रिसर्च सेंटर बनाया आपकी यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर साहबान? नहीं बनाया ना। तो ये किसका कसूर है? ये कसूर है आप लोगों का। माइंड ना कीजिएगा, हम आपको कोई वो नहीं कर रहे। ये डॉक्टर कसूर साहब मैं इस यूनिवर्सिटी पे के अंदर बैठे हुए लोगों का है। अगर रिसर्च के लिए वहां गए थे आप लेकर अपना प्रोजेक्ट, आपको आखिरी दम तक जंग लड़नी चाहिए थी। डॉक्टर साहब मैं इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जरूर प्लीज। जी, इसमें यह है कि IUB में बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर मौजूद हैं, रिसर्च सेंटर्स भी मौजूद हैं, रिसर्च भी हो रही है, बड़ा अच्छा काम भी हुआ है। लेकिन एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जो अकरबा परवरी और खुशामद का जो कल्चर है, मैंने अपनी सर्विस में ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो असल काम करने वाले लोग हैं वो चूंकि खुशामद नहीं कर पाते, वो तल्लकात बनाना नहीं जानते, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। और ये जो हमारे प्रमोशन क्राइटेरिया जो HEC की ये जो सारी चीज जो आपने बिल्कुल ये बातें दुरुस्त की हैं कि वो जाली पब्लिकेशंस के जरिए जो काम करने वाले कॉम्पिटेंट लोग हैं वो नीचे रह जाते हैं, और जो 2 नंबर फ्रॉडियन लोग वो ऊपर ऊपर आ आके जाते हैं। उनके ऊपर आके बैठ जाते हैं उनपे। और इस तरह वो जो काम करने वाले लोग हैं वो भी काम करना फिर छोड़ देते हैं, उनकी भी हौसला नहीं होती, डॉक्टर वो वैसे साहब ही जिस बेस दिन बन जाते हैं। डॉक्टर इमरान हबीब साहब, जिस दिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के डीन ने और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने अपना खुशामदी लौंडा लपाड़ा लगाना बंद कर दिया यूनिवर्सिटी में, उस दिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी और रिसर्च यूनिवर्सिटियां बनेंगी। देखें, चाइना ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसको कहते हैं 985, चीनी में उसको कहते हैं चू पाऊ 985। उस 985 में उन्होंने कहा कि जनाब पहली 30 यूनिवर्सिटियां चाइना की वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, और उसमें उनकी गवर्नमेंट ने, डेंग जियाओपिंग ने 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों को, छिंगहुआ को और पीकिंग यूनिवर्सिटी को पहले ग्रांट दी, फिर उनको कहा कि अब तुम अपने स्टार्टअप बनाओगे। इस वक्त छिंगहुआ यूनिवर्सिटी के अंदर 56 के 57 कंपनीज हैं, और उनका जो एरिया खाली पड़ा हुआ था उस पर प्लाजे हैं, बिल्डिंग्स हैं, 2 5 स्टार होटल्स हैं, इंटरनेशनल कंपनी आके बिजनेस करती हैं। उनकी एक कंपनी है तुंगफंग जो स्कैनर बनाती है, और ये उनकी पहली कंपनी थी जो प्रोफेसरों ने बनाई थी, जिसमें से ये ट्रेनें, ट्रक और ट्रालर गुजरते हैं और वो स्कैन करते हैं। और 70% उनका बजट उनकी 57 कंपनियों से आता है। बाकी जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है वो रेकरेंट होती है, जो वो तनख्वाहों में और ग्रांट्स पे लगाते हैं। अमेरिका की MIT यही करती है, पीकिंग यही करती है। फिर उनका दूसरा प्रोग्राम था 221-1, 21वीं सदी का एक, उसमें उसने कहा कि 100 यूनिवर्सिटियां सिलेक्ट होंगी, 100 में से 30 टॉप पर जाएंगी। अब उन्होंने डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब प्रोग्राम लॉन्च किया CL9, चाइनीज लीग 9, आईवी लीग अमेरिका की तर्ज। और यार हम अपने मुल्क में कहीं कोई मॉडल तो लेके आए। जी आप सही फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। कोई एक यानी मॉडल तो यार लेके आओ
ये जो डॉक्टर साहब ने वीसीज की बात की है, बाखुदा ये हकीकतें हैं, ये बिल्कुल हम कह नहीं सकते वो बातें यहाँ ऑनलाइन, जिनको हम जानते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है, वीसी कैसे लगते हैं। डॉक्टर साहब एक और बड़ा गलत ट्रेंड आया है कि अब बाहर से जो वीसी या दूसरी यूनिवर्सिटी से उठा के किसी और यूनिवर्सिटी में लगा दिए जाते हैं। वो वीसी उस यूनिवर्सिटी के डायनामिक्स को, उसके बैकग्राउंड को ना नहीं जानता समझते। है, ना उसका उस यूनिवर्सिटी में कोई स्टेक होते हैं। और वो 4 साल अपनी वीसी शिप इंजॉय करके जो उसका जो करना है वो करके वो अपना ब्रीफ टेस्ट आके चले जाते हैं। जी सर, अदर मैं यूनिवर्सिटी। डॉक्टर इमरान हबीब साहब बात अब प्रोग्राम सम अप करते हैं। हम जी आपके बिहाफ पर हुकूमत पाकिस्तान के सामने, वजीर आजम काकड़ साहब के सामने, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के सामने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और गवर्नर से और सूबे के वजीर आला से अपील कर रहे हैं। नंबर 1, जो वहां माली बेजाब्तगियां हुई हैं वो पैसा रिकवर किया जाए, और जो जी लोग जी उसमें मुलविस हैं उनको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इन लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है वो सिर्फ ये है कि जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है सर, और वो प्रोमोट होते हैं और अपने ओहदों पर जाकर बैठते हैं, सीनियरिटी की बुनियाद पर हर यूनिवर्सिटी का सीनियर प्रोफेसर ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट के जितने, चाहे 1 महीना उसकी रिटायरमेंट में रहता हो, वो वहां जाकर बैठे। और डॉक्टर सैयद इकबाल साहब की बात में बड़ा वजन है कि हमारे सियासतदान वो उस्ताद की इज्जत की वजह से ये बात नहीं करते कि ये कहेंगे कि ये जाहिल हमारे मामले में घुस गए और इसमें हम उस्ताद जिम्मेदार भी हैं। हम उनको कहते हैं कि ये अनपढ़ हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी विजडम पर यकीन नहीं करते। और तीसरा हाल ये है सर कि यूनिवर्सिटियों को, प्रोफेसर्स को मिलकर अपनी सलाहियतों को मुआशी इनकम में, एंटरप्रेन्योरशिप में बदलना पड़ेगा, और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को उनका माइंडसेट बदलना होगा, और फिर आपकी यूनिवर्सिटियां सस्टेन करेंगी। डॉक्टर साहब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अफजाल साहब कुछ कहना चाहते हैं, तो 1-1 मिनट में वो करें। और तनख्वाहें जो हैं वो फौरी तौर पर हम हुकूमत से कहेंगे कि वो दी जाए, ताकि घर की रोटी रोजी चलती रहे। देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर पंजाब की जो सीएम है मोहसिन नकवी साहब, और गवर्नर साहब, मौसम नकवी साहब, मैं तो हैरान हूं कि हमारे गवर्नर साहब डॉक्टर हैं, रात को सोते कैसे हैं? ये उनका घर है। वो जब भी बात है, तो इस फैमिली के गेट के सामने से गुजरे, फौरी तौर पे इन लोगों के पास आके बैठे और उसी दिन इनको बेल आउट प्लान दे, इनकी तनख्वाहें दे। बिल्कुल ऐसे हम आपकी, मैं और हम सब आपके साथ और बिल्कुल भरपूर तईद करते हैं इसकी, कि बलीगुर रहमान साहब को फौरी इस तौर वक्त पर बहावलपुर आना चाहिए, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर आके बैठना जो चाहिए, और जब तक मसला हल उनको ना हो वहां एक से उठकर नहीं पुलिस में जाना चाहिए। अलग किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, बिल्कुल ऐसे, आना चाहिए, एग्जैक्टली सर, नहीं एग्जैक्टली। जाना चाहिए। और एक एक एग्जाम्पल बना दे, यार क्राइम हो गया, पैसा चला गया, वो कसूरवार कोई भी नहीं है। कोई इस यूनिवर्सिटी में सारे फरिश्ते, एक गुनाहगार आदमी वाइस चांसलर चला गया, अब नया वाइस चांसलर आएगा, जी, वो फिर एक कमेटी बनाएगा, 4 साल वो कमेटी तहकीकात उसके करती रहेगी, फिर वो चले जाएंगे उसके और प्रोफेसर दायरे फिर गेट पे ही बैठे रहेंगे। हुकूमत दे, हुकूमत के लिए ये इससे ज्यादा, पीनट से ज्यादा नहीं है, हुकूमत दे, लेकिन ऐसा भी रिकवर एक करे नुक्ता बहुत पैसा, ये अहम है यहाँ पे सर। जी इस जी, जामिया इस्लामिया का जो मामला है, उसमें निशानदही का मसला नहीं है। निशानदही और तयन हो चुका बहुत सारे फोरम्स पर, बहुत सारी कमेटीज के अंदर। मामला है इम्प्लीमेंटेशन का। यस, यस, अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं। यही तो सर हम कह अब रहे हैं। सर मैं आखिरी बात करूंगा कि एक एचईडी की रिपोर्ट मुकम्मल जी हो मैंने चुकी पढ़ी है। है, वो एक एचईडी की जी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। एचईसी की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जिम्मेदारान का तयन किया गया, उनको फौरी तौर पे इंसाफ के कटहरे में लाया जाए
ये दो मुतालबात हैं। एक तो जो जिन्होंने यूनिवर्सिटी को लूटा है उनको फौरी तौर पे इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, अदरवाइज यूनिवर्सिटी वो फिर बेल आउट पैकेज भी कल को लोग खा जाएंगे। और दूसरा, फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी को बेल आउट पैकेज दिया जाए। ये दो हमारे एक बुनियादी मुतालबात हैं कि लूट मार करने इसके वालों टॉप का पे सर एहतसाब, जिला तात्तुल तनख्वाहों की फराहमी सर, ये टॉप और हमारा फौरी मुतालबा तौर पे बेल आउट पैकेज के हमारी तनख्वाहें लोगों को फौरी तौर पे दी जाए, वरना यकीन करें लोग खुदकुशियों पे आ जाएंगे जो हालात हैं इस वक्त नहीं नहीं, साथ अल्लाह साथ ना के। करे, अल्लाह अल्लाह ना ना करे करे ऐसा हो। ऐसा हो सर, अल्लाह ना करे ऐसा लेकिन हो, हम इंशाल्लाह। पुरजोर तरीके से ये रिकमेंड करेंगे कि बेल आउट प्लान दिया जाए, इमीडिएटली तनख्वाही दी जाए, और इस बात को इंश्योर किया जाए कि आइंदा कोई एक तनख्वाह भी ताखीर से ना दी जाए। बाकी जहां तक HEC और HED की रिपोर्ट्स का ताल्लुक है, वो हैं, लेकिन उन पर अमल इसलिए नहीं होगा कि खुद HEC और HED भी नहीं चाहती कि ये सिलसिला रुके। ये जो नहीं ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ये पहुंचती है वहां तक। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, हम मियां नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी अपील करते हैं कि वो भी इस मामले का नोटिस लें, वो भी इनकी हमारे कम्युनिटी के लोगों को हेल्प आउट करें, और वो भी आके इनके साथ इज़हार हमदर्दी करें कि ये लोग जो हैं आखिर इतनी मुश्किल में क्यों हैं, इनकी तनख्वाहें बहाल की जाएं। ये उस्ताद हैं और उस्ताद देखिए, के बगैर मुआशरा नहीं चल अ, सकेगा। अ, अगर ये हड़ताल पे बैठे, प्रोफेसर हड़ताल पे बैठे, बैनर पकड़ के बैठे, या जी इस बदकिस्मत मुल्क का कौन सियासतदान है जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करे, अगले दिन किसी बड़े सियासतदान को इनके साथ जमीन पे बैठे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे सर, और बिल्कुल जो ऐसे, बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो वहीं कर रहा वहां करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। संजीदगी से ले प्रोफेसरों को, और मैं अपने दोस्तों से ही कहूंगा, सिर्फ ये प्रोफेसर नहीं, तमाम यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, कि अपने आप को पहचाने, अपने मामलात को अपने हाथ में लें। अब वक्त मुतालबे करने का, गुजारिशात करने का नहीं, अब वक्त बात करने का और बात मनवाने का। जी अफजाल भाई। इसके लिए तैयार करें। जी तुम्हारी साहब, एक तो मैं शाहिद इकबाल कामरान साहब की आज की बहुत एक्सीलेंट एग्जैक्टली। गुफ्तगू थी, टू द पॉइंट गुफ्तगू थी, कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू थी, उसको वो मैं बहुत रेड सलूट करता हूँ। उसके साथ आपने भी बहुत अच्छा इनपुट दिया। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ दो पहलू हैं। एक तो करंट इशू है, हम यूनानिमसली सब उसको सपोर्ट करते हैं कि इन फौरी तौर पे बेल आउट पैकेज दे के इनकी तनख्वाहें दी जाए। एक मैं समझता हूँ कि इस इशू के हवाले से ही, जैसे अब ये सब साथी राव इमरान साहब, शाहिद साहब और आप सब जो ना पीपल प्रोफेसर फोरम, इतना एक वर्ल्ड क्लास फोरम है, ये मैदान में आया, तो इसका एक परमानेंट एजेंडा भी होना चाहिए। वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा जो है वो मख्फी है। शाहिद इकबाल कामरान साहब की गुफ्तगू में, आपकी गुफ्तगू में, राव इमरान हबीब की गुफ्तगू में, शाहिद साहब, वो उसको सम अप करके उसमें से पॉइंट्स लेके उसको हम जो है परमानेंट एजेंडा बनाए पाकिस्तान में तालीम की बेहतरी का, खासतौर पर पब्लिक सेक्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बेहतरी, बका और तरक्की के हवाले से इसको बनाया जाए। तो मेरी यही सबमिशन है कि इसको जारी रहना चाहिए। आज के प्रोग्राम को एक मेरा ख्याल ये आपने इमरजेंसी में किया है, जी, तो ये इस तो हमने इन दोस्तों के लिए किया कि इनकी आवाज़ जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, और सियासतदानों तक भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पहुँच जाए। बाकी इंशाल्लाह इस पर काम करते हैं, एक बाकायदा कंसल्टेशन कमेटी बनाते हैं प्रोफेसर की पीपल्स फोरम में, और उनकी तरफ से एजुकेशनल रिफॉर्म्स का कोई बना के तो हुकूमतों के सामने रखेंगे इंशाल्लाह। जी आज के इसमें हम सर आपके साथ हैं, राव इमरान हबीब भाई, हम आपके सर साथ हैं, बहुत शहबाज साहब। शुक्रिया सर, नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया का शुक्रिया। कोई ऐसा इशू नहीं है सर, ये आपका इशू नहीं है। ये आपके बच्चे अगर घर में भूखे बैठे हैं तो मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, हम एक हैं, और हम इसके लिए जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह, और अपने हकूक हासिल करेंगे, और यूनिवर्सिटियों को देखिए, इनसे पाक करेंगे। ये ये बड़ी खतरनाक बात है कि किसी मुल्क की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर माशी तौर पे परेशान। परेशान हूँ सर, ये एग्जैक्टली ये सर, बहुत, एग्जैक्टली। ये आपका मसला नहीं है,
ये इस मुल्क की हायर एजुकेशन पर बहुत बड़ा हमला किया गया, बहुत बड़ा हमला किया गया है, इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया है। आप ये देखिए कि किसी की तनख्वाहें बंद नहीं होती। मैं नाम नहीं लेता इदारों का, आखिर क्यों यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को इस हाल में आना पड़ा कि वो एहतजाज करें? आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है, नए जी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इससे बिल्कुल दाखिलों ऐसा पे फर्क पड़ेगा, आपकी इनकम पे फर्क पड़ेगा। जो प्रोफेसर बैनर पकड़ के बैठता है उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो चुकी होती है। नहीं जब वो सर। घर जाता है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा जो और इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि स्टूडेंट विल डाइवर्ट टू अनदर यूनिवर्सिटी। वो कहेंगे कि जी तो यूनिवर्सिटी बैठ गई, हम यहाँ पढ़ने क्या क्या तो करने जाएंगे। सर कोई ये तो कोई हम वाली बात वारिस कर है, कोई वाली वारिस है, कोई एचईडी है, कोई मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, कोई गवर्नर है। मैं आपके इस फोरम की वसातत से अ, उन सब के हयात होने की दुआ करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि कल के एहतजाज में आप ये ऐलान करवाएं कि अगर किसी को वजीर आला नजर आए, गवर्नर नजर आए, एचईडी का चेयरमैन नजर आए, वजीर तालीम नजर आए, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर के प्रोफेसरों को फौरी तौर पर इतला दी जाए। सर मैं चलें इसमें जी। एक और इम्पोर्टेंट आज का पॉइंट पे 1 मिनट 1 सेकंड दीजिएगा सर। मैं एक जी इम्पोर्टेंट जी जी पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं कि जब जी उस्तादजा यूनिवर्सिटी के माली तौर पे अब शदीद बहरान का शिकार हैं, मुझे ये बता दें कि वो क्लास में जाके पढ़ाएंगे क्या, वो कैसे पढ़ा सकते हैं इस ठीक है, मेंटल डिप्रेशन के हालत में? ये तो नहीं ठीक है। बिल्कुल नस्लों का बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं सर आपको मिसाल दूं। मैं इंटरव्यू कर रहा था जब अपनी रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी अल्बर्टा के प्रोवोस्ट का, तो उसने मुझे 3 बातें कही थी। मैंने उसे कहा कि कुछ प्रोफेसर जो हैं वो नाखुश हैं यूनिवर्सिटी में। उसने कहा प्रोफेसर बात सुनो, हमारी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की, वो ये है कि हम हर साल ये देखते हैं कि कितने प्रोफेसर के यहाँ डाइवोर्स हुई है। अगर उन्होंने डाइवोर्स किया है अपनी बीवी को, या बीवी ने मियाँ को डाइवोर्स कर दिया, तो दे रिमेन इन टेंशन। नंबर 2, उसने कहा कि हम ये देखते हैं कि कितने लोग हमारी यूनिवर्सिटी से जॉब छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, पोस्ट डॉक स्कॉलर्स और प्रोफेसर। तो इसका मतलब है हमारी पॉलिसीज उनके लिए टेंशन का बहस है। और तीसरा, उसने ये कहा कि हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर आपस में किस तरह कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर वो नंबर ज्यादा हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारी पॉलिसियां फ्लॉप हो गई। ये हैं जिंदा मुहज़्ज़िब कौमों की अलामात। और हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे ऊपर एक बीए पास सीएसपी ऑफिसर बैठा होता है, और वो खुश हो रहा होता है कि जिस उस्ताद ने उसको पढ़ा कर वहां तक पहुंचाया होता है, वो खुश हो रहा होता है कि आज वो अजियत में बैठा हुआ है। ये है अलमिया आपके ये मुआशरे। अफसोस की बात। तो हम आपसे इजाजत चाहते हैं, जहां तक हमारे से हो सका हम इंशाल्लाह आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे भी सही। ये हमारी सोशल मीडिया का जो फेसबुक का पेज है, ये इंशाल्लाह बहुत दूर तक आवाज जाएगी। शायद इकबाल कामरान साहब के कालम जो हैं वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगहों तक पढ़े जा चुके होंगे अब तक इंशाल्लाह। जो मेरे बस में है वो मैं करूंगा, जो आपके बस में है वो आप अपनी आवाज बनेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि इस वक्त सबसे बड़ा टूल जो आपके मसले को हल करेगा वो होगा सोशल मीडिया का टूल। आप हर प्रोफेसर अपने ट्विटर हैंडल को यूज करें, आप अपने फेसबुक को यूज करें, आप अपने इंस्टाग्राम को यूज करें, और एक स्पेशल पेज बना लें फेसबुक के ऊपर। कौन सी देर लगती है, उसके ऊपर अपने मसाइल को हाईलाइट करें। और जहां तक हो सके अपने सर, जब ये बेल आउट आ जाएगा, तनख्वाहें भी आ जाएंगी, यूनिवर्सिटी भी चल पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन आप एकेडमिक कैपिटलिज्म अप्रोच अपनाएं, आप एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करें, और अपने मजमून को इनोवेट करें, अपनी रिसर्च को बेहतरीन करें, ताकि आइंदा आपको इस किस्म का कोई क्राइसिस ना आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अफजाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें फैसिलिटेट किया, आपने हमें जूम दिया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। आप दोनों हजरात आए, आपने बहुत कीमती वक्त दिया डॉक्टर सबान ने। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें हल करे, और मेरे मुल्क की कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, किसी इवन प्राइमरी स्कूल का टीचर भी इस मुश्किल से ना गुजरे। ओके सर, आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।